सिनेमा, ओटीटी एंड थिएटर्स, ज़ाहिर है बहुत कुछ बदल गया है पिछले 4-5 सालों में। तो जो परिवर्तन आए हैं हमारे टेक्नोलॉजी के हिसाब से, वो इतनी तेज़ी के साथ आए हैं, हम शायद आज से 20 साल पहले ये तसव्वुर नहीं कर सकते थे। हमें बिल्कुल नहीं लगता था 2005 तक भी कि शायद कभी हम एक दूसरे को देख कर बात कर सकते हैं। ये ख्वाब लगता था। और शायद देवमालाई जो कहानियाँ होती थी जिन्नात की, परियों की, उसमें इस तरह का होता था। एक जामे जमशेद का तस्वुर मिलता है जिसमें वो देखकर पूरी दुनिया की खबर लेते थे। तो अब इंटरनेट हमारे पास है, वो जामे जमशेद से बड़ा एक इन्वेंशन है हम सब के लिए। तो बहुत सी चीज़ें बदली हैं। तो इस पर क्या क्या बातें हो सकती हैं, उसके लिए मैं सबसे पहले आदरणीय पद्मश्री श्री अशोक चक्रधर साहब को एक बार फिर मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, आवाज़ दे रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपके साथ गुजारें। एक और एक बड़ा मोहतरम नाम, फिल्मी कहानी के ताल्लुक़ से, सॉन्ग राइटिंग के ताल्लुक़ से, स्क्रीन प्ले के ताल्लुक़ से हमारी फहरिस्त में मौजूद हैं। एक्टिंग जब करते हैं तो वहाँ पर भी हालांकि गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि साहब वो अदाकारी के लिए तो मुझे बिठा दिया जाता है, लेकिन पिछले 4-5 सालों में जो लोग वायरल कंटेंट रहे और हमारी रील्स में शामिल रहे, हमारे इंस्टाग्राम पोस्ट में का वो हिस्सा बने, वो नाम है अतुल तिवारी साहब का। ज़ोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए, स्वागत कीजिए अतुल तिवारी साहब। सर प्लीज़। और मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा अतुल जी को पहचानने में, चूँकि जैसा मैंने कहा कि वो राइटिंग की अगर बात हो या जो उनका एक प्रोग्रेसिव नेचर है, लैंग्वेज और लिटरेचर को लेके उसकी बात हो, या फिर वो 3 इडियट्स से लेके वायरल कंटेंट होने का सफ़र हो, अश्लील है ये लड़का, वहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो जाहिर है बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। तो हमारे दोनों बड़े मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, और अब शुरू करते हैं बातचीत। या आप मेरी सिर्फ इसलिए दाद दे सकते हैं कि मैं नर्वस होकर भी दिखा नहीं पा रहा हूँ कि नर्वस हूँ आप सबके सामने। नहीं, और इस नर के बस में हो। हाँ, अब अच्छा और मैं इस नर के बस में हूँ। जाहिर है कि जब हम फिल्मों की बात करते हैं, सिनेमा की बात करते हैं, तो हमें वो अपने बुजुर्ग भी याद आते हैं जो चारपाई लेकर सिनेमा घर के बाहर बैठ जाते थे और इस इंतज़ार में होते थे कि आज शायद मुग़ल आज़म फिल्म का टिकट जो है हमें मिल जाएगा, वो देखेंगे। और एक जुनून हमारे इस देश में रहा है सिनेमा के लिए। बल्कि ये भी कह देना चाहिए कि सिनेमा ने कहीं ना कहीं हमारी जो मानसिकता है, सोचने का तरीका है, हमारा जो रोमांस का तरीका है, उस पर असर डाला है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर ये फिल्में नहीं होती तो शायद हम रोमांस भी बहुत अजीब व गरीब तरीके से कर रहे होते, इजहार इश्क भी बहुत अजीब व गरीब तरीके से पत्थर मार के कर रहे होते महबूब के शायद इजहार जो है इश्क का। या जो हमारे सामाजिक इशूज़ हैं, चाहे तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, ये जो इस तरह के नगमे भी हम तक आए, खुदाए बरतर तेरी ज़मी पर ज़मी की खातिर, ये एक पूरा सिलसिला है जिसने हमारे समाज पर न सिर्फ असर डाला है बल्कि उसे उसे परिवर्तित किया है, उसे बेहतर भी बनाया है। और शायद कभी कभी ये ऑब्जेक्शन भी लगता है कि शायद बेहतर नहीं बनाया, ख़राब भी किया है। तो इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ और अशोक चक्रधर साहब के पास जाता हूँ और ये जानने की कोशिश करता हूँ, आप शायद आप में से बहुत कुछ लोग वाकिफ़ हों भी, कुछ ना हों। अशोक जी खुद एक बहुत अच्छे अदाकार हैं और कई फिल्में और सीरियल्स में आप काम कर चुके हैं। और एक एक सीन तो ऐसा था कि मैं बाकायदा बहुत इमोशनल हुआ था उस सीन पर। एक छोटी सी आशा गालिबन, एक सोनी पर एक नाटक आता था जिसमें आप एक पिता बने हुए थे। तो ये जो पूरा फिल्मी सफ़र है, उसकी इब्तिदा से लेके आज तक आपने खुद उन तब्दीलियों को देखा है। तो मैं पहले उस पर आपसे बात करना चाहता हूँ। फिल्म तो नाटक का ऐसा रूपांतरण है जो आपको दृश्य और ध्वनि से, पर्दे के माध्यम से जोड़ता है। जी। लेकिन मूल में तो थिएटर ही है, मूल में तो नाटक ही है। और ये एक अच्छा युग आया है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कि जितने नाट्यकर्मी हैं उनको उनकी क्षमताओं के अनुकूल अवसर मिले। बड़ी बात, बिल्कुल। यहाँ आप कोई भी ओटीटी पे आने वाला फिल्म श्रृंखला का
कार्यक्रम देखें, उसके सीजन देखें, तो आप उससे जुड़ जाते हैं। और प्रायः जो अत्यधिक सांस्कृतिक रुचि में गहनतापूर्वक प्रवेश करने के इच्छुक होते हैं दर्शक, वे ओटीटी में इसलिए जाते हैं क्योंकि उसमें दोनों तरह का सामान दिखाई देता है। जी। गालियां सुनने को मिलती हैं। बाबा नागार्जुन कहा करते थे कि भैया अशोक, तुम जो चौपाल पे पनवाड़ी की दुकान पे सुनते हो ना गालियां, जरा बोल के बताओ। मैंने कहा नहीं बाबा, मैं नहीं बोल सकता। अरे बोलो ना। अब वो नाराज हो गए। अब मैंने आंसू भर के आंखों में वो सारे बोल दिए जो कि चौराहे पे बोले जाते हैं। तो अब उनका बोला जाना यदि उतना सहज है जितना सहज जीवन में होता है, तब तो उसके आने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं क्या है। बात, बहुत नहीं बारीक वो है। नहीं है। लेकिन अगर आप केवल झटका मारने के लिए, उसको अलग लोकप्रियता के मानक बताने के लिए, हर संवाद में अगर 4 गालियां नहीं होंगी, तब तक वो आप लेखक नहीं माने जाएंगे। मेरे सामने बड़ी चुनौतियां रही हैं। हमारे सामने इस तरह के आते हैं दृश्य। तो मैं बताऊं, जैसे जैसे मेरा जुड़ाव हिमाचल से रहा, उसी तरह बचपन में मेरा जुड़ाव नाटक से रहा और फिल्मों से भी रहा। मैं अपने इतिहास पे नहीं जाना चाहूँगा, हम इनसे ज़्यादा जानना चाहेंगे, क्योंकि महारानी में जो इन्होंने काम किया है अद्भुत है। जी। एक गवर्नर का रोल किया है साहब ने, और लगता ही नहीं है कि ये गवर्नर नहीं है। अपनी अपनी काया से, अपने संवादों से, अपनी छवि से, अपनी टोपी से, अपनी अचकन से, और अपने उस तिर्यक भाव से जो कि नाटक में चाहिए। क्योंकि एक नाटक और मैंने इनका देखा ऑस्ट्रेलिया में, देश से बाहर, वो था श्री श्री 420। अब जो श्री श्री 420 कर चुका हो, उसे गवर्नर बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से। क्योंकि जाहिर सी बात है वो पॉलिटिकल व्यक्तित्व नहीं होते हैं, ये सोच के बिठाए जाते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स कितनी होती है, इस अंतर संबंध को जानने के लिए, इस इंटरेक्शन को जानने के लिए, तब थिएटर काम में आता है, तब सिनेमा काम में आता है। और सिनेमा अतिरंजित करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो अतिरंजना है, उसमें अति को निकालकर उस यति मति गति को भी लाता है, जो कि जीवन के यथार्थ को आप तक आसानी से पहुंचा देता है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे अतुल भाई इस पे ज़्यादा प्रकाश डालें और अपने अनुभव प्रक्रिया बताएं। मेरी अनुभव प्रक्रिया थिएटर में और वहाँ हर जगह रही। मैंने संवाद भी लिखे, पानीपत में मेरे लिखी हुई फिल्म है, और मैंने खुद फिल्में बनाई। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैंने एक 10 फिल्मों का सीज़न तैयार किया था, महिलाओं को कानूनी साक्षरता दिलाने के लिए। बोल बसंत उसका नाम था। उसमें वकील का रोल करने के लिए अंजन श्रीवास्तव भी हमारे दोस्त थे। टेलीविज़न बहुत सारे लोगों को दोस्त बना देता है, और अगर आप एंकर जैसी भूमिका भी रखते हैं तो और सबसे घुल मिल जाते हैं। और अगर आपका संबंध नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हो तो और बहुत सारे मित्र बन जाते हैं। और यदि आप जननाट्य मंच के संस्थापक सदस्य भी रहे हों और आपने सफदर हाशमी के साथ भी नाटक किए हों, तो और भी एक बड़ा क्षेत्र होता है जहां आप नाटक को और सिनेमा को समझ सकते हैं। तो मैंने अंजन श्रीवास्तव के डेट्स तय हो गई। अंजन ने कहा मैं आ जाऊंगा। मैं उनके लिए होटल भी बुक हो गया। लेकिन एन मौके पे उन्होंने कहा बड़ी मासूमियत से कि अशोक, ऐसा है कि एक बड़ी फिल्म है मद्रास की, वो मिल रही है, तो मैं क्या करूं, बड़ी दुविधा में हूं। मैंने कहा जी बिल्कुल जाइए, वहाँ आपको पैसा मिलेगा, कोई बात नहीं, ये तो आपकी ज़रा नवाजी है कि आपने मान लिया था। लेकिन वो नहीं आई। अब सवाल फिर ये कि कौन करेगा वो रोल जिसके लिए मैं उस तरह के चरित्र को देख चुका हूँ। भाई साहब ने एनएसडी में चक्कर लगाए और कहाँ के अभिनेताओं का ऑडिशन लिया। लेकिन फिर मेरे छोटे भाई ने, जो स्वयं एक डायरेक्टर है, इन दिनों बहुत सीरियल बनाता है, अरविंद बब्बल, आप जानते होंगे, हाँ नामी डायरेक्टर है, तो वो मुझे असिस्ट कर रहे थे उसमें, वो मेरे असिस्टेंट थे। तो बोले भैया जी आप ही कर दीजिए ना। अब कहाँ से अंजन श्रीवास्तव को लाए? अब जिस तरह समझाते हो सब लोगों को, अभिनय तो उसमें हो ही जाता है।
आपने वकील का जैसा रोल किया वो तो अंजन भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा चढ़ा दिया साहब कि मैं 10 फिल्मों के लिए अपने आप ने साइन कर लिया अपने आप से, क्योंकि मैं ही प्रोड्यूसर था, मैं ही डायरेक्टर था, मैं ही राइटर था, मैं ही गीतकार था, सब कुछ मैं ही था। तो इस तरह से अभिनय करने का मौका मिला। और पता नहीं, जाहिर सी बात है कि एक रचा बसा अभिनेता अपने चेहरे के साथ कैसे करता है, उसकी भंगिमाएं, तभी तो ये कहा जाता है कि इस रोल को इसके अलावा कोई कर ही नहीं सकता जी। लेकिन करना पड़ जाए तो कुछ ऐसा भी कर जाता है कि वो चल जाता है। मैंने इस पथ का मैं राही रहा हूँ, और चूँकि मेरे पास 2 पाँव हैं और 15 नाव हैं, तो जब मैं पैर रखता हूँ दो नावों के लिए, तो बाकी भी खड़ी होती हैं, और सब नावों पे पैर रखना चाहूँ तो डगमगा जाता हूँ। तो इसीलिए न मैं लेखक हूँ, न मैं अभिनेता हूँ, न मैं गीतकार हूँ, न मैं पटकथा लेखक हूँ, न मैं अभिनेता हूँ, और न मैं कुछ हूँ। तो न कुछ में से अगर आप कोई किरणीला कर्ण देख पाके जाज्वल्यमान हो सकते हैं, तो मेरे पास उजाला भी है। क्या बात, ये हाँ, आप रोक नहीं सकते, तालियों को रोकना भी नहीं चाहिए। तो बल्कि रिसर्च पढ़ रहा था कि तालियों को रोकना भी नुकसानदेह हो सकता है। बहरहाल अतुल जी हमारे साथ हैं, अतुल तिवारी साहब। जाहिर है कि अदाकारी के ताल्लुक से भी एक बड़ा एक्सपीरियंस है आपके पास, और थिएटर को तो जाहिर है कि कोई भी अदाकार हो वो मोहब्बत मानता है, अपनी पहली मोहब्बत जो है वो थिएटर है। और अब जो परिवर्तन आए हैं, एक तो सर ने ये कहा कि फिल्म बनानी है, और फिल्म बनानी क्या आसान थी। अब क्या परिवर्तन आए हैं, ओटीटी ने जाहिर है कि बहुत सारे दरवाजे खोल दिए हैं अदाकारों के लिए, राइटर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए। तो अब जाहिर है कि कंटेंट जो है हम तक पहुंच रहा है, तो उस पर बहुत सारी जाहिर है मुबाहिसे हैं कि कैसा कंटेंट जा रहा है। गाली के ताल्लुक से जाहिर है सवालात बहुत आते हैं, उसके जवाब अशोक सर ने बहुत कामयाबी के साथ दिए। आप प्लीज़ बताएं कि जो एक्सपीरियंस है आपका आज की सिनेमा को लेके। अनस भाई, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो अशोक जी ने जिस तरह से इसका पूरे का जी खुलासा किया है चीज़ों का, तो बहुत सारी चीज़ों पे मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जो अशोक जी ने कहा कि ना मैं राइटर हूँ, ना मैं स्क्रीन प्ले राइटर हूँ, ना मैं एक्टर हूँ, ना मैं डायरेक्टर हूँ, तो मुझे अशोक जी, मुझे एक बहुत बड़े फिल्मकार हुए हैं जापान के, जिनका नाम था अकीरा कुरोसावा। शायद आप में से कुछ ने नाम सुना हो, नहीं सुना हो तो जाते ही गूगल कर लीजिएगा। दुनिया के सबसे बेहतरीन फिल्म कलाकारों में, फिल्म के डायरेक्टर्स में उनका शुमार होता है अकीरा कुरोसावा। तो अकीरा कुरोसावा ने अपनी बायोग्राफी लिखी जिसका नाम था समथिंग लाइक एन ऑटोबायोग्राफी। तो उसमें उन्होंने अपने बचपन का जिक्र किया कि जब मैं केजी क्लास में पढ़ता था तो मुझे टीचर ने कहा कि अपने कुत्ते पे निबंध लिख के लाओ। अब केजी क्लास का बच्चा कुरोसावा, तो उसने जो निबंध लिखा वो कुछ यूँ था कि मेरा कुत्ता टॉमी वो बिल्कुल मेरी गाय जैसा है, मगर वो गाय नहीं है। मेरा कुत्ता बिल्कुल मेरी माँ जैसा है, लेकिन वो मेरी माँ भी नहीं है। जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, मेरा कुत्ता मेरे पिता जैसा है, मगर वो मेरा पिता भी नहीं है, वगैरह 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 वगैरह। तो जिस तरह से उन्होंने डिफाइन किया, और ये उन्होंने किस चीज़ के जवाब में बताया था कि जब उनसे पूछा गया था कि डिफाइन सिनेमा क्या है, तो सिनेमा थिएटर है? नहीं, लेकिन थिएटर भी है। सिनेमा क्या है? कहानी है? हाँ है, लेकिन कहानी भी नहीं है, कहानी तो किताब में छप के आती है। सिनेमा क्या है? कोई संगीत का कार्यक्रम है? नहीं, लेकिन संगीत भी होता है, नृत्य भी होता है, सब कुछ होता है। तो वैसे ही ये व्यक्ति जो हैं, ये बिल्कुल सिनेमा की तरह हैं जिनमें सब कुछ है। ये राइटर भी हैं, ये स्क्रीन प्ले राइटर भी हैं, ये एक्टर भी हैं, ये डायरेक्टर भी हैं। और ये सिर्फ इनकी विनम्रता है जो कह रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। असल में इनके जैसा अगर कोई बन सके हिंदुस्तान में, सही, बिल्कुल, तो वो मैं तो सिर्फ इनसे रश्क कर सकता हूँ और इनकी तरफ देख सकता हूँ। बात थिएटर से शुरू हुई थी, और बहुत खुशी की बात है अशोक जी और अनस भाई कि हम लोग यहाँ गेटी थिएटर में बैठे हैं। हिंदुस्तान में इस किस्म का, हिंदुस्तान में एक ज़माने में जब संस्कृत के नाटक होते थे, जब भास और कालिदास नाटक लिखते थे, तो कहीं तो होता भी होगा ना, तो वो तो एक अलग प्रकार के रंग मंडप होते थे, उनका भी जिक्र है इतिहास में कि कैसे होते थे।
लेकिन इस तरह का थिएटर जिसको हम प्रोसीनियम थिएटर कहते हैं, जहाँ एक ऊंचा मंच होता है, कुछ लोग बैठे होते हैं, एक पर्दा होता है, ऐसे एक खुलता है जिसको फोर्थ वॉल कहा जाता है, जिसको प्रोसीनियम थिएटर कहते हैं। ये पहला थिएटर अंग्रेज़ों के ज़माने में 1799 में बना था कलकत्ते में। उसके बाद से सैकड़ों थिएटर हिंदुस्तान भर में बने, ख़ास करके जहाँ जहाँ अंग्रेज़ होते थे। लेकिन वो सब थिएटर आज की तारीख में गिर चुके हैं। और हिंदुस्तान का अगर सबसे पुराना थिएटर कोई मौजूद है जहाँ थिएटर होता था 1870 से लेकर के, तो हम वहाँ मौजूद हैं। तो इट्स अ ग्रेट ट्रिब्यूट टू द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ थिएटर। और हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि ये थिएटर मौजूद है, ये थिएटर गिराया नहीं गया है, ये थिएटर गिर नहीं गया है। और यहाँ पे आज हमारा ये जश्न अदब का कारवां यहाँ आज जमा हुआ है, तो ये भी मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात की भी। हम सब थिएटर से जुड़े हुए लोगों को, वो चाहे NSD से जुड़े हुए हों या वो जननाट्य मंच से जुड़े हुए हों, मैं भी दोनों संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, तो बड़ी खुशी की बात है। कमिंग बैक टू सिनेमा, और शायद जो लोग मुझे पहचान पा रहे होंगे वो सिनेमा की वजह से ही पहचान पा रहे हैं। और सिर्फ एक दुख की बात है कि अगर मैं पूछूं कि आपने मुझे किसी फिल्म में देखा है, तो आप लोग नाम ले सकते हैं। 3 इडियट्स का नाम फ़ौरन ले लेंगे कि हाँ, उसमें एक जो था अनएजुकेटेड एजुकेशन मिनिस्टर था, वो आप ही थे। अगर मैं गवर्नर का भी बहुत जिक्र किया अशोक जी ने, उसका नाम आप ले लेंगे। एक आध पिक्चरों का और लोगों ने देखी होंगी, मेरी 2-4 पिक्चरें देखी होंगी। जी सर, ज़रा हटके ज़रा बच के अभी रिसेंटली आई है, तो आप सब लोग उन चीज़ों का नाम ले देंगे। लेकिन अगर मैं पूछूं कि मेरी लिखी हुई किसी पिक्चर का नाम बताइए, तो शायद यहाँ एक भी हाथ नहीं उठेगा, जबकि मैं मूलतः सिनेमा का लेखक हूँ। बिल्कुल, मेरी लिखी हुई बहुत सी फिल्में आपने देखी होंगी, चाहे वो मिशन कश्मीर रही हो जो बहुत देखी गई हो, चाहे और तमाम फिल्में हो। मैं सबका नाम यहाँ नहीं लूँगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की फिल्में मैंने लिखी हैं। ये हायरार्की जो फिल्मों में है कि जो पर्दे के पीछे है उसको कोई कुछ जानता ही नहीं है, उसको कुछ मानता ही नहीं है, सब कुछ मानता है अमिताभ बच्चन को। ये हम सब की कलेक्टिव बेवकूफ़ी है। जबकि फिल्में बनाता कौन है? लेखक बनाता है। फिल्में बनाता कौन है? वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बनाता है। फिल्में बनाता कौन है? वो मेकअप आर्टिस्ट बनाता है। फिल्में बनाता कौन है? वो डायलॉग राइटर बनाता है। फिल्में बनाता डायरेक्टर है। फिल्में अभिनेता नहीं बनाते हैं। लेकिन ये हम लोगों की मूर्खता है और समवेत मूर्खता है हमारे पूरे समाज की, कि हम केवल समझते हैं कि फिल्म मतलब एक बड़ा अभिनेता। हमको याद ही नहीं रहता है। अभी भी इस समय भी अगर मैं पहुंचूं, क्योंकि वो बेचारा बच्चा दक्षिण का है जो बहुत फिल्म चल रही है, एनिमल, उसके डायरेक्टर का नाम यहाँ कितने लोगों को याद है? शायद है कि पहला नाम याद हो, सरनेम किसी को नहीं मालूम होगा। यहाँ पे किसी को मालूम हो तो हाथ उठा दे और बता दे मुझे। ये हम लोगों की जो है, इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है हम लोगों को। अगर हमें अच्छे सिनेमा की तरफ जाना है तो इसे एक कलेक्टिवली हमको करेक्ट करने की ज़रूरत है कि हम उनको भी उतना ही आदर दें। अमिताभ बच्चन ने जो वो पिक्चर आई थी दीवार, उसमें जो लंबी सी शर्ट पहनी थी जिसमें वो गांठ लगाते थे, तो ये अमिताभ बच्चन का आइडिया थोड़ी ना था। ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का आइडिया था कि बिकॉज यू आर एन अनकन्फर्मिस्ट, तो तुम बटन नहीं बंद करोगे। अब बटन नहीं बंद करोगे तो दुबला पतला अमिताभ बच्चन कैसा दिखेगा? तो तुम गांठ लगाओगे। गांठ लगाने के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का सजेशन था कि गांठ लगाओगे तो कमीज़ यहाँ आ जाएगी, इसलिए कमीज़ की लेंथ बढ़ानी चाहिए। ये सारा चिंतन किसने किया था? अमिताभ बच्चन ने किया था। जावेद अख्तर के लिखे डायलॉग उसने बोले थे। डायरेक्टर ने जहाँ कहा था इधर देखो उधर देखा था। मेकअप मैन ने आके आँख में डाल दिया था तो आंखें लाल हो गई थी। अमिताभ बच्चन बहुत ज़रूरी करियर है। अमिताभ बहुत अच्छे स्विगी हैं। और मैं अमिताभ बच्चन से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, बाय द वे। मैं सिर्फ एक नाम ले रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा नाम है और बहुत अरसे तक उसने राज किया है। लेकिन वो स्विगी हैं। स्विगी को धन्यवाद ना देकर के उस किचन को, उस शेफ को भी धन्यवाद देना मत भूलिए, जिसकी वजह से स्विगी आपके पास वो खाना लेकर के आया। ये मेरी एक छोटी सी शिकायत थी, जो भी कह लीजिए आप तो थी। अब हम लोग आते हैं OTT की तरफ। बिल्कुल सही कहा अशोक जी ने कि OTT का इस्तेमाल, क्योंकि वहाँ रेगुलेशन नहीं है और भारत सरकार बहुत जल्दी रेगुलेशन लाने वाली है, जो कि बहुत गलत होगा। जबकि
अरुण जेटली जी के समय जो एक कमेटी बैठाई गई थी कि सेंसरशिप का क्या किया जाए, और उस कमेटी ने, जिसमें भारत के बहुत बड़े बड़े फिल्मकार थे, श्याम बेनेगल साहब उसके चेयरपर्सन थे, और उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी थी कि हमें कैंची चलाने का काम हमारा नहीं है, वो दर्जी का है। वो सेंसर बोर्ड का काम नहीं है कैंची चलाने का, वो दर्जियों को चलानी चाहिए कैंची, वो अच्छा काम करेंगे कैंची से। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम ये कह दें कि ये फिल्म 18 वाला देखे, ये फिल्म 16 वाला देखे, ये फिल्म 14 वाला देखे, ये फिल्म सिर्फ मेरे जैसे बूढ़ों को दिखाई जाए, बाकी किसी को ना दिखाई जाए। तो ये काम है उसका। लेकिन उसको रिपोर्ट को भी फेंक दिया गया, जेटली साहब की डेथ हो गई, वो बिल भी मर गया साथ में। और OTT में क्योंकि अभी तक रेगुलेशन नहीं है, तो गाली गुप्तार, बहुत सा यौन के दृश्य, सारी सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। और सही बात है कि गाली होना कहीं कहीं बिल्कुल उचित है। आप लोग अगर कभी हो सके तो हरिवंश राय बच्चन जी ने जो गीत कलेक्ट किए थे दुनिया भर के लोगों में जा करके, बस्तियों में जा करके, छोटी छोटी बस्तियों में जा करके, छोटी छोटी जातियों की बस्तियों में जा करके, उनको आप पढ़िए कभी वो कलेक्शन को। उसमें से बहुत से गीत बाद में उनके नाम से फिल्मों में आ भी गए, तेरे अंगने में और मेरे अंगने में वगैरह वगैरह वगैरह। मैं पूरे लिस्ट में नहीं जाऊँगा। तो उन गीतों में आपको बहुत गालियाँ मिलेंगी, और जो उन्होंने छापी हैं बाकायदा किताब के अंदर छापी, शायद राज कंवल ने छापी है, किसने छापी मुझे याद नहीं, लेकिन किताब के अंदर है, वो गालियाँ मिलेंगी आपको। तो गाली भी हमारी समाज का, भाषा का एक अंग है, जहाँ आनी चाहिए वहाँ आनी चाहिए। मैं उसके बिल्कुल विरोध में नहीं हूँ, लेकिन हर जगह गाली फिट कर देना आइटम नंबर की तरह कि उससे ज़रा सा लोग चमक जाएंगे कि वाह 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 क्या बात है। और ख़ास करके वो लोग जिनको कि 70 साल से गाली नहीं सुनने को मिली है सिनेमा हॉल के अंदर। गली में गुजरते समय तो सुन ही लेते हैं हम लोग, लेकिन जिसको सिनेमा हॉल के अंदर गाली नहीं सुनने को मिली है तो वो बड़ा खुश हो जाएगा यहाँ पर देख करके सिनेमा में। लेकिन इससे बड़ा काम है OTT ने जो किया है, वो है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द मीडियम ऑफ सिनेमा। डेमोक्रेटाइजेशन इसलिए, जैसा कि अशोक जी ने जिक्र किया, कि आज क्योंकि वॉल्यूम ऑफ मेकिंग बढ़ गया है तो बहुत से नए लोगों को चांस मिल रहा है। किसे पता था कि क्या नाम है उसका, गांधी लड़का जिसने इसका रोल किया था, हर्षद मेहता का, प्रतीक गांधी जैसा थिएटर का वंडरफुल एक्टर, बरसों से थिएटर कर रहा था, बहुत कमाल का थिएटर कर रहा था, लेकिन उसको कभी आने का चांस मिलेगा? दुबला पतला आदमी नहीं, वो तो गांधी का रोल करता था स्टेज पे, उसको मौका मिला। इसी तरह तेलगी जो लड़का आज की तारीख में कर रहा है, थिएटर का एक्टर, कमिटेड थिएटर एक्टर, उसको चांस मिला है। बहुत से लोग, मेरे जैसे उल्लू के बट्टे को चांस मिल गया, गवर्नर करो तुम आके। तो वो इस तरह की चीज़ें जो हैं, वो थोड़ा बहुत मैंने सिनेमा में किया था, क्योंकि मैं मूलतः मैं सिनेमा का लेखक हूँ, अभिनेता नहीं हूँ। मूलतः मुझे सिनेमा के बारे में सोचना अच्छा लगता है। अभिनेता तो ठीक है, होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और हर आदमी अभिनेता ही बनना चाहता है क्योंकि वो दिखाई देता बड़े पर्दे पे। तो इस तरह का एक तो डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है इन द पीपल हु आर मेकिंग इट, इन द पीपल हु आर एक्टिंग इन इट। और दूसरा डेमोक्रेटाइजेशन क्या हुआ है कि वो एक अलग तरह का कंटेंट, जिसमें सिनेमा भी है और सीरीज़ भी हैं, अनलाइक टेलीविज़न, वो हमारे घर में आते हैं क्योंकि हम पैसा दे के देखते हैं। वो हमारे घर में आते हैं। और आज मेरी बाई जो मेरे यहाँ बर्तन धोने आती है, वो भी जब घर जाती है रात में तो थोड़ा सिनेमा देख लेती है, वरना तो शायद साल में एक बार वो जा पाती थी। आज मेरा ड्राइवर, जिसको जब मैं सिनेमा देखने जाता था तो साथ में ले आता था कि एक टिकट इसके लिए भी ले लो, गाड़ी लगी क्यों 3 घंटे खड़ा रहेगा, आज वो भी सिनेमा देख रहा है। आज मेरा वॉचमैन रात भर सिनेमा देखता, मुझसे ज़्यादा सिनेमा मेरा वॉचमैन देखता है। तो ये जो डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, ये कंटेंट का पहुंचना जो हुआ है, ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है और इसका स्वागत होना चाहिए। जबकि बहुत से लोग कहते हैं नहीं नहीं OTT ऐसा है, OTT वैसा है, लेकिन इसका स्वागत होना चाहिए। और जहाँ तक सिनेमा देखने के ढंग का सवाल है, वेज ऑफ सीइंग हैव ऑलवेज चेंज्ड। थिएटर हमेशा ऐसे थिएटर्स में नहीं होता था। थिएटर आज भी, जब ये जननाट्य मंच की बात करते हैं, तो ऐसे थिएटर में नहीं होता, कहीं भी होता है। तो वेज ऑफ सीइंग ऑलवेज चेंज। जब पहले शुरू में सिनेमा आया था तो एक ऐसा बॉक्स में सिनेमा देखा जाता था, जैसे हम लोग खेल देखो देखते थे, उस तरह से सिनेमा देखा जाता था। फिर अब हॉल में देखा जाने लगा। अब ठीक है, आप अपने स्क्रीन पे, छोटे स्क्रीन पे, बड़े स्क्रीन पे, कहीं भी देखें। तो दिस दैट अगेन, कि कहाँ देखें आप, वो भी फ्रीडम आपको हो गई। आपको आने की ज़रूरत नहीं, आज सिनेमा आपके घर तक पहुँच रहा है। जैसे बेयरफुट डॉक्टर आपके घर पहुंच जाता है ना, आपको ज़रूरत नहीं कि अस्पताल में जाइए, लाइन लगाइए और फिर जाके आप अपने आप को दिखाइए। तो ये डेमोक्रेटाइजेशन इज़ अ बिग सक्सेस ऑफ द OTT एंड OTT, आई वेलकम OTT वेरी मच। हर अच्छी चीज़ के साथ कुछ ना कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं। एटॉमिक एनर्जी जब बनाई थी, जब ओपेनहाइमर ने, तो उसने तो बहुत विरोध किया था अमेरिकन सरकार का कि भैया इससे बम मत बनाओ, लेकिन बम भी बनेंगे।
गालियाँ भी आएंगी और चीज़ें भी होंगी, उसका गलत इस्तेमाल, हर टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल होगा। माइक का इस्तेमाल यहाँ पे हम लोग आपसे बात करने के लिए कर रहे हैं, माइक का इस्तेमाल बहुत सारे लोग और इसी प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता दिल्ली में किसी और काम के लिए कर रहे थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, वरना शायद बाहर जाते कुछ लोग मुझे मारें। तो इसलिए हालांकि रंजीत भाई मुझे वार्न किया करते हैं कि पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन जैसे हवा होती चारों तरफ, वैसी पॉलिटिक्स भी चारों तरफ होती है। तो ये तो दैट्स माय टेक ऑन ओटीटी। जी, तो जाहिर है कि एक और चीज़ है ओटीटी का, हम जाहिर है हम सभी वेलकम करते हैं, बहुत आसानियाँ हो गई। और कोविड में जो हमारा साथी होता था तो वो ओटीटी होता था। कंटेंट पर हम बात कर चुके हैं, कंटेंट अलग अलग हो सकता है। सर ने जो एज बार की बात की, अच्छा ये मुझे महसूस होता है कि आज ओटीटी से पहले जब हम सिनेमा की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ नाम थे, कुछ चेहरे थे, और मैं महसूस करता हूँ कि पिछले कुछ सालों में ऐसा महसूस होता है कि ओटीटी ने कहीं ना कहीं, या वहाँ से जो अदाकार, स्क्रीन प्ले राइटर, सॉन्ग राइटर, डायरेक्टर बाहर निकल के आए, मंजर आम पर आए, उन्होंने बाकायदा उस दरवाजे को तोड़ दिया मुक्का मार के। और वो जो एक बड़े नाम थे और कहीं ना कहीं वो एक्टिंग भूलते जा रहे थे बहुत माफी के साथ, उन्हें वापस मजबूर किया कि अदाकारी की तरफ आपको आना पड़ेगा। तो आपको मतलब ये जाहिर है कि मुझे तो अच्छी चीज़ लगती है कि वो मजबूर हुए दोबारा अदाकारी करने पर, और वो नई नई चीज़ें, वो चीज़ें शायद वो एनिमेशन, वो इफेक्ट, वो पैसा जो ओटीटी के डायरेक्टर या प्रोड्यूसर नहीं लगा सकते थे, वो अब लगाने लगे। जी बिल्कुल, ये भी एक हुआ है। और इस डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सिनेमा में एक चीज़ ने बहुत बड़ी मदद की जो हमारी आपकी जेब में है। आज हम इस पे पूरी पूरी फिल्म बना सकते हैं जी, और इस पे बनी हुई फिल्में ऑस्कर तक गई हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल आना चाहिए आपको, बस इतनी बात है। तो इससे सिनेमा बनाना सस्ता भी हो गया है। हालांकि आप देखेंगे कि नई नई फिल्म तो 4.5 करोड़ की बन रही है इस समय, जो बन रही है नई फिल्म अब 500 करोड़ की बन रही है, वो सब भी बनेंगी, लेकिन वो स्टार ड्रिवन प्रोजेक्ट्स हैं जी। वो। हमारे यहाँ 2 शब्दों का इस्तेमाल होता है बॉम्बे में कि एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और एक फिल्म बनाते हैं। ये प्रोजेक्ट्स हैं कि ऐसा करते हैं कि सलमान शाहरुख दोनों को ले लेते हैं तो दोनों की थोड़ी थोड़ी ऑडियंस आ जाएगी। दीज आर द प्रोजेक्ट्स। लेकिन जब फिल्में जो लोग बना रहे हैं, जो छोटी छोटी फिल्में बना रहे हैं, उनके लिए बहुत आसानी हो गई है टेक्नोलॉजी के सस्ता होने से। और अगर उनको अच्छे एक्टर भी मिल जाएं, अभी मैं कल परसों एक फिल्म देख रहा था जिसमें आपने जैसा जिक्र किया कि अब उन अदाकारों को जो एक तरह से एग्जिट कर चुके थे, जैकी श्रॉफ की मैंने एक फिल्म देखी नीना गुप्ता के साथ, या नीना गुप्ता हरसेल्फ एज ए हीरोइन, कितनी फिल्मों में आ रही हैं आज की फिल्मों में, जबकि नीना गुप्ता अपनी जवानी में भी इतनी अच्छी अदाकारा होते हुए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मेरी सीनियर हैं, और इतनी खूबसूरत होते हुए भी उन्होंने हीरोइन के तौर पर कोई फिल्म की हो, मुझे तो याद नहीं पड़ता सर। लेकिन आज की तारीख में वो हीरोइन भी बन के आ रही हैं। आज की तारीख में बहुत से लोग जिनको कि लोग भूल चुके थे, क्योंकि आज स्टोरीज अलग हो रही हैं। आज एक बुजुर्ग औरत के ऊपर स्टोरी बन सकती है। पहले बुजुर्ग औरत के ऊपर एक ही फिल्म बनी थी, इसका नाम था 36 चौरंगी लेन, कभी एक बुजुर्ग क्रिश्चियन औरत के ऊपर। आज जो है शर्मिला टैगोर भी एक गुलमोहर कर सकती हैं। आज बहुत से, तो ये जो एक आप सही कह रहे हैं कि उन्होंने तोड़ा भी है, और उस तोड़ने में इस पूरे माहौल ने, टेक्नोलॉजी ने और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने मदद भी उनकी की है। और दूसरी बात ये भी है कि हमारे यहाँ पे क्योंकि एक जो फिल्म इंडस्ट्री में हर तरह की फिल्में बनती थी, लेकिन ज़्यादातर जो थे वो फैमिली कंट्रोल्ड कंपनीज होती थी। अब राज कपूर की कंपनी है तो राज कपूर फैमिली कंट्रोल्ड है, यश चोपड़ा की है तो फैमिली कंट्रोल्ड है, उसके पहले उनके बड़े भाई की फैमिली कंट्रोल्ड कंपनीज होती थी। अब जो थोड़ा सा कॉर्पोरेट कंपनीज, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे वो अमेज़ॉन हो, चाहे इस तरह की जो कॉर्पोरेटाइजेशन आया है, कॉर्पोरेटाइजेशन में सब कुछ अच्छा है ऐसा तो नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेटाइजेशन से वो कहानियाँ जब भेजी जाती हैं पढ़ने के लिए तो एक पूरा बोर्ड उनको पढ़ता है, उसमें किसी एक आदमी का अच्छा बुरा नहीं माना जाता है कि वो सिर्फ अगर सुभाष घई को पसंद आएगी तभी बनेगी वहाँ, मुक्ता आर्ट्स में वरना नहीं बन सकती है। तो ये चीज़ें भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं कॉर्पोरेटाइजेशन से। तो विंड्स आर वेरी गुड। जी, Now, how we use our sails and which direction do we sail is also important. उसके बाद में दूसरी तरह की भी चीज़ें, ऑल्ट बालाजी जैसा भी एक हाउस है जिसकी फिल्मों में आपको सरिता भाभी की कहानियाँ दिखाई देंगी, वो भी हो रहा है और वो एक महिला कर रही है, और उस महिला को हम पद्मश्री भी दे रहे हैं। महिला भी अभी न्यूयॉर्क से भी जीत के लाई है इनाम, तो ये भी एक हो रहा है। लेकिन तो ऐसा भी काम हो रहा है। और तो मैंने जैसे कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमेशा अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा। बिजली का इस्तेमाल कुछ लोग
बल्ब जलाने के लिए करेंगे और कुछ लोग झटके देने के लिए करेंगे आपको, और पागलों को और पागल कर देने के लिए करेंगे, जिसको डॉक्टर्स बताते हैं कि बिल्कुल ये गलत है मेथड, ये जो झटके देने से दिमाग ठीक हो जाएगा किसी का, ऐसा अगर होता तो हर तरह से इस्तेमाल होगा, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। सर आप पर आते हैं। आप तो जाहिर है कि जो आपकी कविताएं हैं उनमें हमें जो नया दर्शन है आज का, उसमें चैट जीपीटी है, उसमें एआई है, वो तमाम चीज़ों की झलक मिलती है। और सर ने भी कहा कि वेज बदलते हैं, तरीके बदलते हैं कंटेंट पहुंचाने के। तो आप और हम सभी मोबाइल पर रहते हैं और बाज़-औक़ात हैरान कर देने वाली रील्स और उनका कंटेंट आता है, और छोटे छोटे ग्रुप्स जो शायद हमारे थिएटर का हिस्सा हो सकते थे, लेकिन चूंकि हालात थिएटर के लिए हमें अपने इलाकाई सतह पे, अपने गली मोहल्लों में इतने वो मुवाफिक फेवरेबल नज़र नहीं आते, तो अब उनके पास कहीं ना कहीं अब मोबाइल है, और वो मोबाइल से बहुत प्रोफेशनल तरीके से वो जो इलाकाई बच्चे हैं वो रील्स बनाते हैं, वो कंटेंट पे काम करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे एक पूरा प्रोडक्शन हाउस है, नए लड़के हैं गली मोहल्ले के, सरकारी स्कूल से पढ़े हुए, सेवेंजर्स के नाम से उन्होंने एक पूरा वो हर दूसरा जो इलाकाई इश्यूज हैं उन पे वो कंटेंट बनाते हैं ह्यूमर के साथ। तो आप तो जाहिर है खुद वेलकम करते हैं इन चीज़ों के, आप उसे किस तरह से देख रहे हैं, और थिएटर से जो हम रिलेट कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं इन चीज़ों को? ये इसलिए संभव हो पा रहा है कि बिजली के जितने उपयोग थे, सकारात्मक और नकारात्मक, वो हमारे सामने गिनाए, लेकिन हम क्यों वो सब कर पा रहे हैं जिनके बारे में आप सवाल कर रहे हैं? क्योंकि बिजली का एक उपयोग मानव जाति ने करना बंद कर दिया। वो कहीं कोई दिमाग से पैदल आदमी करता हो तो करता हो, बिजली से फांसी देना बंद कर दिया। बिजली के झटके से बिजली की कुर्सी पे बैठा के हम मारेंगे नहीं। तो एक और हम इजराइल और गाजा पट्टी और हमास का ये सब नर्तन देख रहे हैं, दूसरी ओर ये भी कि हम अत्यधिक मानवीय भी होना चाहते हैं, एक बिंदु। दूसरा बिंदु ये कि जब कलाएं दरबारों से निकलकर आम जन तक पहुंची, और फिर आम जनों तक भी उन तक पहुंची जो कि संपन्न थे, जिनके पास घर में टेलीविज़न था या वो इतना पैसा रखते थे कि पर्दे पे देखने जा सकें, तो मोबाइल देवता आ गए। अब इस मोबाइल ने तो इतना चमत्कार कर दिया कि आपको सारी टेक्नोलॉजी हर दिन बदलते हुए इस परिवेश में, मैं अगर इस बदलने वाली चीज को पकड़ना चाहूं तो वो भी बदल के वहां पहुंच गई। लाइट ईयर्स में हम प्रगति कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। मेरे मोबाइल में 4K कैमरा की हो सकती है, हाई डेफिनेशन पीछे छूट गया, और भी ज्यादा रेजोल्यूशन वाली शूटिंग आप अपने इस मोबाइल से कर सकते हैं। अब स्टोरेज की समस्या है। पहले साहब ये होता था, ये मोबाइल में साहब 56 GB होगा, फिर साहब 120 GB होगा, फिर 228 होगा, फिर इतना होगा। अरे क्लाउड पे जाएगा ना सीधे, तुम खींचे जाओ, बस पैसा दिए जाओ, क्लाउड का किराया दिए जाओ। अब वो एक अलग क्षेत्र है जहाँ सूतने के बड़े अच्छे अच्छे आई क्लाउड में जाओगे कि गूगल क्लाउड में जाओगे, कौन से क्लाउड में जाओगे, और वो ऐसा एक अंतरिक्ष है, ऐसा एक अनंत भंडार है जहां आप ढेर सारा कंटेंट इकट्ठा कर सकते हैं जी। आप हर पल रील बनाते रहिए और हर पल कुछ न कुछ करते रहिए, फिल्म आपकी तैयार हो जाएगी। आप माल रोड पे एक बार अपना कैमरा लेके, और अगर आपके पास अच्छी दृष्टि है और फ्रेमिंग का सेंस है, और आपको मालूम है कि आपका कैमरा क्या कर सकता है, कितनी लाइट इसको चाहिए, आप लाइट की सेटिंग कर सकते हो, साउंड की सेटिंग कर सकते हो, और आप हर प्रकार से अपने आप को अभिनेता बांध के सेल्फ का भी पोर्ट्रेट कर सकते हो। तो इस दौर में जबकि जनतांत्रिकरण से भी एक अगली मंजिल है कि आपने विधाओं की, विद्याओं की, योग्यताओं की एक व्यापक स्तर की खेती शुरू कर दी है। वाह। कलाकार इक्का दुक्का नहीं है कि आपने 4-5 पेड़ लगा दिए और जामुन के और अमरूद के। आपने अमरूद लगाया तो अमरूद ही अमरूद चारों तरफ दिखाई दे रहा है, आम तो आम, खास तो खास, जो भी है वो बहुतायत में है। और इसमें टेलीविज़न का भी योगदान बहुत रहा। बच्चे
जो आज 10 बरस के हैं, 5 साल में 15 के हो जाएंगे। 10 बरस का बच्चा और 15 बरस का बच्चा कितनी गुणात्मक परिवर्तन रखते हुए योग्यताएं अर्जित करता है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सही। योग्यताओं का भंडार बन गए हैं बच्चे। आप भरोसा नहीं कर सकते कि इसकी स्मरण शक्ति इतनी तेज है, इसका ज्ञान इतना ज्यादा है। अब ज्ञान माने सूचनाएं मिली हैं, ज्ञान वैसा नहीं मिला जो संवेदना से जुड़ा हुआ ज्ञान होता है। संवेदनात्मक ज्ञान नहीं मिला, दिलात्मक दिमाग ने काम नहीं किया, दिमागात्मक दिल ने काम नहीं किया, काम किया सूचनाओं ने। तो ये युग है सूचनाओं का, और उन सूचनाओं को पोर्ट्रे करने की सुविधाओं का, टेक्नोलॉजी का, और देखते देखते आपके पास विषयों का भी भंडार बढ़ाने का। हमारे पास, जैसा आप कह रहे थे कि हर उम्र के मनुष्य के लिए कहानियां हैं, क्योंकि हर उम्र का मनुष्य जी रहा है, वृद्ध से वृद्ध, नवजात से नवजात, और इन सब के बीच में मनुष्यता के तार जुड़े हुए हैं, संबंध जुड़े हुए हैं, रिश्ते जुड़े हुए हैं, रिश्ते बदल रहे हैं, प्रेम का स्वरूप बदल रहा है, और व्यंग्य बदल रहा है। व्यंग्य ने जो ज्ञान के क्षेत्र से उपज के आता है, हमें अब व्यंग्य ज्यादा दिखाई देता है। वो व्यंग्य अब हम मोटी बीवी पे नहीं कर रहे हैं, वो व्यंग्य हम अपने मोटापे पे नहीं कर रहे हैं, वो व्यंग्य या हास्य हम किसी क्रूरता के दृश्य को अनदेखा करके बढ़ जाने वाला नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसकी संवेदनात्मक तह में जाते हैं, और उस संवेदनात्मक तह के लिए अपनी कल्पना का, अपनी बुद्धि का, अपने अर्जना के जो और स्रोत हैं क्रिएटिविटी के, उन सब का ऐसा समुच्चय बन गया है। तो ये एक सबसे बेहतरीन काम है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो कोई रोड़ा नहीं है। कोई आदमी कहता है साहब मेरी किताब मैंने लिख ली है, छप नहीं रही। अब मैं, यार तू बैठ जाए किसी साइबर दुकान पे, टाइप कर, अपने आप टाइप करना सीख। तो अगर तू उंगलियां नहीं चलाएगा तो तू समझ ले तेरी तख्ती छिन गई, तेरी कॉपी छिन गई, तेरी पेन छिन गया, तेरे पास मोबाइल है, नहीं लिख सकता है कमबख्त, तो बोल के देख जरा, वो जो बोलेगा वो भी आ जाएगा। एक डायलॉग इसका बोला, एक डायलॉग उसको बोला, तेरी स्क्रिप्ट तैयार हो गई। और अगर तुम अपनी कहानी चैट जीपीटी को बता दो तो स्क्रीन प्ले लिख के दे देगा। अब उस स्क्रीन प्ले में ऐसी चीजें जिनकी आपने कल्पना नहीं की हुई वो दे देगा। मेरे दामाद हैं, फिल्म मेकर हैं, साउंड इंजीनियर हैं, उन्होंने उनको जिम कॉर्बेट पार्क पे एक फिल्म प्लान कर रहे थे। तो एक ऐसी शेरनी थी जो मनुष्यों से मैत्री भाव पैदा कर चुकी थी और आती थी, और जिम कॉर्बेट साहब से उसका संवाद होता था, और वो जिम कॉर्बेट उस शेरनी की भाषा समझते थे, वो उसकी भाषा समझती थी। तो वो एक दृश्य उन्होंने कंसीव किया कि एक शेरनी बहुत फ्रेंडली बन के आई, फ्रेंडली बन के गाँव की गली में आई। गाँव की गली की एक औरत वहाँ अपने सादा लिबास में खड़ी थी, बर्तन मांज रही थी या खड़ी थी, और वहाँ वो शेरनी भी आ जाती है, और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि सहज मित्र हो। तो साहब इसको कैसे पोर्ट्रे किया उसने कि शेरनी साड़ी पहन के आई। उसने देखा कि अगर कोई कल्चरल यूनिटी दिखानी है, अगर कोई सांस्कृतिक एकता दिखानी है, और हमें ऐसा दिखाना है कि हम तुम जैसे हैं इसलिए तुम हमसे बात करो, तो वो परिधान से होता है साहब, भोजन से होता है साहब। अब अगले दिन, अगले शॉट में वो शायद थाली लेके चली आएगी शेरनी कि भाई मांसाहारी मत समझ लेना मैं, और इस कारण तुम घबरा मत जाना कि मैं मैन ईटर हूँ, लो मेरी ये तड़का लगी दाल खा लो। तो कल्पनाओं को एक ऐसे धरातल पर पहुंचा देने के युग में हम जी रहे हैं, जहां हम उस दौर से कितनी जल्दी निकल आए कि ऑप्टिकल फिल्म बनाते थे, फिर बोबियाला मशीन पे धर 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 काटते थे, दर्जी की तरह पेडल मारते थे। मैंने खुद का ही किया है वो काम कि फिल्म काटी, फिर उसमें स्प्लाइजर से काट के और उसमें सीमेंट लगाया, फूंक मारी और चिपका दी, और फिर उसका नेगेटिव निकला, फिर उसका पॉजिटिव निकला। तो कितना एनालॉग पे कितना काम हुआ। अब डिजिटल है, अब हम एनालॉग से भी मुक्त हो गए कि कोई टेप घुमानी पड़ेगी, चलानी पड़ेगी, घिस 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 घिस। एक फिल्म एक बनती थी तो अगले सिनेमा हॉल में ले जाने के लिए वो डिब्बे जाते थे ढेर सारे, वो सारे के सारे डिब्बे सिनेमा हॉल में जाते थे। और अब आप एक साथ कितनी सारी डिस्क बना सकते हो, डिस्क भेजिए और एक साथ पूरी फिल्म रिलीज, और करोड़ों का मुनाफा। करोड़ों का मुनाफा या रोड़ों पे आ जाने वाला है, तो वो भी होता है कि कुछ नहीं मिला साहब, कुछ नहीं मिला तो OTT पे मिलेगा। अगर आपके काम में दम है
तो ओटीटी का दामन खुला हुआ है, खिड़की खुली हुई है, संभावनाओं की खिड़कियां खुली हुई हैं। आप में दम होना चाहिए श्रेष्ठ का। खेती के बाद बढ़िया गेहूं तो किसी एक क्षेत्र का होगा ना, जहां खाद पानी बढ़िया होगा, जहां मौसम की मार नहीं होगी, जहां माली ने ज़्यादा ध्यान दिया होगा, वहाँ ही तो फल ज़्यादा मिलेंगे। तो फसल पूरी की पूरी नहीं आएगी, उसमें से असल आएगी जो कि फसल का श्रेष्ठतम होगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म हमको श्रेष्ठतम देता है, श्रेष्ठतम देता है। इसलिए ये कहना अनस कि पहले पुराने लोग एक्टिंग भूल गए थे, भूले नहीं थे, वो विषय जड़मूलबद्ध हो गए थे। वो जड़मूलबद्ध होने के बाद उन कंडीशनड रिफ्लेक्सेस के शिकार थे जो उनके अपने उत्पादन के समय फॉर्मूला बन चुके थे। ओटीटी के फॉर्मूले अब बनना शुरू हो गए हैं कि थोड़ी सी हिंसा, थोड़ी सी बंदूक, थोड़ा सा रक्त, थोड़ा सा सेक्स और थोड़ी सी वायलेंस के बाद में उसमें थोड़ी सी पुलिस, थोड़े से अपराधी, उन दोनों की मिली भगत, और उस मिली भगत में भी एक कोई भगत आ जाएगा जो होगा भगत नहीं, उसकी आव भगत होगी। उस आव भगत में उस भगत का क्या रूप है ये आप तब जानेंगे जब आप फिल्म देखेंगे और उसके कैरेक्टर के अंदर जाएंगे। एक सीरीज थी पंचायत, अरे साहब देखिए, उसमें कहीं कोई हिंसा नहीं, कहीं उसमें कोई गाली नहीं, कहीं कोई उसमें वैमनस्य नहीं, और उसमें काम करने वाले सब मेरे मित्र, रघुवीर यादव हों या नीना गुप्ता हों या फैजल मलिक हों या और लोग हों, सबसे मेरा आत्मीय नाता है। और वो रघुवीर यादव तो खैर परिचित थे, नीना गुप्ता भी आ ही रही थी और अपना चमत्कार दिखा चुकी थी, लेकिन फैजल मलिक वो बेचारा कितना बढ़िया काम किया उसने। तो वहाँ आपको ओटीटी पर उठने वाली सारी की सारी उंगलियां अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं और मुट्ठी बन जाती हैं कि हमारी ताकत है। इनका महारानी देख लीजिए, पूरा बिहार साकार हो जाएगा। खल पात्र का अभिनय कर रहे हैं तो खलत तो लाना पड़ेगा। खलत तो हम खल नहीं हैं, ये लेखक हैं, लेकिन लेखक खल नहीं होता। लेकिन अगर कोई ऐसा रोल कर रहा है जो खलने वाला है, खलता है, तो लेखक अंदर से खुलता है उसके लिए और खलत्तों को भी सामने ले आता है। तो इन टोटलिटी क्या बनता है? हुमा कुरैशी ने जो काम किया है वो कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि हुमा कुरैशी राबड़ी देवी के समानांतर कोई ऐसा चरित्र निभा पाएंगी। और जो जिसने एक और रोल किया है, बहुत मेरा मित्र है, सियाल, अमित सियाल, अरे क्या अभिनेता है वो। फिर एक दूसरी जो जामतारा वाला सीरीज आई, उसमें एक अलग उनका तेवर है। अब ये लोग जो कि गुमनामी के अंधेरे से निकलकर अचानक पहले पर्दे पर छाने लगे, अब ये जाने जाने वाले हैं। क्या बात, इनको जाना जाता है। तो एक संक्रमण काल तो हर किसी के जीवन में आता है। अमिताभ बच्चन भी 7 हिंदुस्तानी के बाद पहचान नहीं बना पाए थे, तो फिर बॉम्बे टू गोवा आई, फिर दीवार आई, फिर और बहुत सारी फिल्मों के बाद फिर ब्लैक आई, तो वो उनके अनुकूल आई कहानी। अब सारी कहानियां उनके अनुकूल बनने लगी। तो कूल तब होता है जब अनुकूल होता है, और हम दर्शक अगर अनुकूल नहीं हुए तो कोई ओटीटी नहीं चल सकती, कोई प्लेटफॉर्म नहीं चल सकता। ये आपकी एस्थेटिक सेंसिबिलिटी और आपकी सामाजिक चेतना का उत्सर्ग जो है, जहाँ तक हुआ है उतना ही आप उसको पसंद कर पाएंगे और उतना ही उसके साथ जुड़ पाएंगे। तो ऐसे दिन आने चाहिए जब हमारा सांस्कृतिक स्तर इतना उठ जाए कि हम सही को गलत न माने और गलत को सही मान के अंधविश्वासों का एक नया अवतार बन जाएं। उसको रोकना होगा, और इसको रोकने के लिए सिनेमा से बड़ी ताकत किसी में नहीं। बहुत अच्छा जी, बिल्कुल बहुत अच्छे अशोक जी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा यहाँ कि जैसे ओटीटी है, जब इस बात की हो रही थी कि अब हमारे पास एक एक्सेस है कि हम लोगों तक कैसे पहुँचें। ओटीटी के अलावा एक और बहुत बड़ा एक्सेस पॉइंट है, वो है यूट्यूब। यूट्यूब पे आप खुद डाल सकते हैं अपनी फिल्म को, और वो कहीं ना कहीं देख ली जाएगी, और फिर इसीलिए आपको इतने लाइक्स डिसलाइक्स मिलेंगे। और अगर 1 नंबर से ज़्यादा मिले तो थोड़ा बहुत आपको उसमें उसका मोनेटाइजेशन भी होगा, उसका पैसा भी आपको मिलेगा। और अनस साहब, जिस बात से आपने शुरू की थी कि आजकल के अभिनेता जो थिएटर में जाना चाहते हैं, और थिएटर क्योंकि मुश्किल होता जा रहा है करना, तो वो क्यों ना वो मैं इसी सवाल पे आने उस पे देख लें, उसके छोटे छोटे रील्स बना लें या डाल दें अपने टैलेंट को, वो ठीक है। लेकिन द मोमेंट इट गेट्स रिकॉर्डेड, इट्स नॉट थिएटर।
थिएटर और सिनेमा का फर्क ही यही है कि सिनेमा हाँ, मैं वहीं पर आना जो चाह है रहा था कि जी बिल्कुल। वो एक रिकॉर्डेड डिवाइस है जिसको एक साथ लाखों लोग देख सकते हैं। हो सकता है हमारी इस वार्तालाप को बहुत लोग इस समय इसका चल रहा होगा वेब टेलीकास्ट और बहुत से लोग इसको देख रहे होंगे, हो सकता है, ये पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फेसबुक लाइव चल रहा होगा, बहुत से लोग देख सकते हैं, लेकिन उनको वो अनुभव नहीं होने वाला जो यहाँ पे हमें आपको देख के हो रहा है और आपको हमें देख के हो रहा है। और थिएटर की परिभाषा ही यही है कि जब परफॉर्मर और ऑडियंस एक ही स्पेस में हो, वो जीवंतता आ ही नहीं सकती, वो फेस टू फेस बात आ ही नहीं सकती किसी भी टेलीफोन के ज़रिए, किसी भी टीवी के ज़रिए, किसी भी मोबाइल के ज़रिए, किसी भी व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए, वो आ ही नहीं सकती। और इसीलिए थिएटर जिंदा रहेगा। हमारे कुछ थिएटर आर्टिस्ट, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, पुरानी दिल्ली का जो इलाका है वहाँ पर, तो उन्होंने थिएटर करना छोड़ दिया था। ऐसा नहीं है कि शौक़ नहीं था, उनकी अपनी मसरूफियात थी, उसके बावजूद वक्त निकालते थे। तो मैंने सवाल किया कि आपकी पूरी टीम थी एक, हाशमी साहब भी बैठे हैं, इंडियन आर्ट्स करके कुछ, तो क्या वजह हुई कि आपने थिएटर करना बंद कर दिया? तो उन्होंने कहा कि एक तो हमारे साथ मसला ये है कि ऑडिटोरियम बहुत महंगे हो गए और उनके अलावा जो ओपन थिएटर होते थे वो अब नहीं है हमारे आसपास, हम नहीं कर सकते। एक और वाकया यही है कि हमने कुछ पुराने गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे उठाए जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था थिएटर का, बट वो एक्टिंग का शौक था, तो उनके साथ हमने पूरा परफॉर्म किया। एक साहब कोई अमेरिका से आए थे, वहाँ थिएटर की वर्कशॉप देते थे, तो उन्होंने सवाल किया ये जो बच्चे कर रहे हैं ये तो 3-4 दिन प्रैक्टिस की होगी। तो हमारे दोस्त बोले नहीं, इन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, इन्होंने अभी क्रिएट किया है 10 मिनट के अंदर। तो वो हैरान हुए, बोले हो ही नहीं सकता, 10-15 मिनट में कोई सीन क्रिएट नहीं कर सकता, हम तो कराते आ रहे हैं 10-12 साल से, हमने अमेरिका में भी कराया। तो उन्होंने कहा कि आप चैलेंज दे दीजिए बच्चों को 10 मिनट के अंदर। तो उन्होंने चैलेंज दिया बच्चों को, प्राइमरी 6 से 8-9 स्टैंडर्ड के बच्चे थे। 10 मिनट में उन्होंने अलग अलग 4 ग्रुप बनाए और उन्होंने वो एक्ट इमेजिन करके, तुम ये बन गए, तुम मैं नाई बन गया, और वो परफॉर्म कर दिया। बट वही सवाल कि उसके बाद की जो स्टेज है, हमने कराया, स्टेज दिया, वो कहीं ना कहीं वो गायब है। और यही वजह है कि फौरन हमारे हाथ में मोबाइल या ओटीटी का ऑप्शन खुल जाता है। अनस भाई, क्या है कि थिएटर बहुत कॉस्टली चीज़ है। अब आप क्यों कॉस्टली चीज़ है भाई? फिल्म कॉस्टली चीज़ है, 450 करोड़ की बनती है। ये वो क्या है कि फिल्म बनाना जैसे प्लास्टिक के कप बनाना, तो प्लास्टिक के कप बनाने के लिए शुरू में जो मशीन आप लेंगे वो थोड़ी महंगी होगी, लेकिन उसके बाद में वो इतने लाख कप बनाएगी और इतने करोड़ कप बिकेंगे पूरे हिंदुस्तान भर में कि वो उसकी, जिसको कहते हैं एमोर्टाइज हो जाती है कॉस्ट, और उसकी कॉस्ट बहुत कम आ जाती है। थिएटर एक कुम्हार के कुल्हड़ बनाने की तरह, वो एक एक कुल्हड़ बनाएगा, आपके सामने बनाएगा, फिर रखेगा, एक एक कुल्हड़ बनाएगा, फिर आपके सामने रखेगा। वो ऐसा नहीं हो सकता कि रात दिन चल रही है मशीन और नोट छप रहे हैं। जिसने मशीन लगाई उसके लिए भी, जो ये पानी की बोतल भर रहा है ऐसे ही बन रही मशीन से ना, टकाटक टकाटक टकाटक, क्योंकि इसमें आदमी का हाथ नहीं लग रहा। और हम बड़े खुश होते हैं, अनटच्ड बाय द ह्यूमन हैंड, बड़ी गर्व की बात होती है, बहुत से पानियों पे लिखा होता है आजकल। इट इज़ ऑल टू डू विद द ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमन बींग 24 घंटे तो काम नहीं कर सकता, वो तो 1.5-2 घंटे की परफॉर्मेंस करेगा, आपके सामने फिर चला जाएगा। और उस परफॉर्मेंस को एक साथ 1 लाख लोग नहीं देख सकते, वो तो इतने ही लोग देखेंगे जितने यहाँ गेटी थिएटर में बैठे हैं। पृथ्वी थिएटर बम्बई का और भी छोटा है, 200 लोग बैठते हैं, यहाँ तो शायद 250-300 की कैपेसिटी होगी, बहुत से बहुत 500 लोग देख लेंगे। और ऐसे में ऐसी कला के लिए जो कि रोज़ जन्मती है, रोज़ मरती है, वो अपने आप में कॉस्टली हो जाती है। इसलिए कॉस्टली हो जाती है कि आपके सामने हर रोज़ उसको जिंदा होना है जी। हर रोज़ सेट का किराया देना है, हर रोज़ बिजली का बिल देना है, हर रोज़ लाइट का किराया देना है, हर रोज़ थिएटर का किराया देना है। और एक मज़े की बात यह है, जो आपके दोस्त ने शिकायत की, बिल्कुल सही शिकायत की, कि थिएटर के कम होते जाने का कारण एक ये भी है कि कभी अगर आप थिएटर के इतिहास को देखें, अपने समाज के इतिहास को देखें, तो थिएटर बिना समाज के प्रश्रय के नहीं चला है। अब वो समाज हो सकता है रिप्रेजेंट राजा कर रहा हो, या सरकार कर रही हो, या कोई और शहर कर रहा हो। अगर ग्रीक्स के ज़माने में थिएटर के होते थे बड़े बड़े, जिसको हम
एम्फी थिएटर्स कहते थे, जो पहाड़ को काट के बनाए जाते थे। 25-25 हज़ार लोग बैठते थे ग्रीक थिएटर्स में एक ज़माने में, आज से 2500 साल पहले। तो 2500 साल पहले जब 25,000 लोग बैठते थे तो पूरा शहर वहाँ जुटता था, पूरा शहर उन लोगों को पैसा देता था और पूरा शहर उनको ये करता था। और एक साथ अगर 25,000 लोगों ने जो भी समय की करेंसी रही होगी वो भी दिए तो कुछ पैसा आ जाता था उनके पास में। और जिनके अच्छे नाटक होते थे उनको इनाम भी दिए जाते थे, ऊपर से एक्टर्स को दिया जाता था। हमारे गाँव में जो नौटंकी बुलाई जाती है अभी भी, तो जब नौटंकी आती है और एक तख्त लगता है और सब होता है तो गाँव वाले उसका किराया देते हैं ना तख्त का, और उसके बाद में पूरी टीम को आलू पूड़ी खिलाते हैं और भी कुछ खिलाते हैं, कभी कभी गोश्त और शराब भी पिला देते हैं साथ में, और उसके बाद में उनको कुछ पैसा देते हैं। अर्बन थिएटर की क्राइसिस ये हो गई कि पहले जो थिएटर जो आसानी से मिल जाते थे या कम किराए पे मिल जाते थे, आज उनका किराया इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और सरकार ने थिएटर बनाने बंद कर दिए। सरकार ने थिएटर के लिए थिएटर बनाने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नई बिल्डिंग बनेगी, उसमें एक थिएटर होगा जो उनके लिए होगा, वो आपके लिए नहीं है। फिर शाम को 5 बजे के बाद गेट नहीं खुलते हैं, हमारी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है इसलिए होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ज़रूर थिएटर बनेगा, फलाने का थिएटर बनेगा, ढिमकाने का थिएटर बनेगा। जो एक काम हुआ था नेहरू जी के ज़माने में, जब रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पे सारी राजधानियों में रविंद्र भवन बनाए गए थे, वो दिल्ली से लेके बेंगलोर से लेके जितनी प्रादेशिक राजधानियाँ थी सब में बनाए गए थे। वो कब हुआ था? 63 में वो काम हुआ था। अब उसको हुए आज के तारीख में 80 साल लगभग, या 60-70 साल जो भी हैं होने वाले हैं। 63 से 40-42 और जोड़ लीजिए भी 60 साल हो गए। 60 साल के बाद से सरकार ने ये थिएटर बनाने बंद कर दिए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस ने थिएटर बनाने बंद कर दिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ एक ड्रामेटिक सोसाइटी है जो कि 1837 में शुरू हुई थी, उसने ये थिएटर बनवा डाला था। जो सबसे पुरानी थिएटर सोसाइटी जो जिंदा है अभी भी, उनका थोड़ा बहुत क्लब है, अब उसमें थिएटर नहीं होता, शराब पी जाती है। अच्छी बात है, हम सब थिएटर वाले शराब पीते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भी है कम से कम वो यहाँ पे मुकीम है अभी तक, अच्छी बात है। वो आर्मी चलाती है उसको, लेकिन ठीक है, मुकीम है वो कम से कम इसी बिल्डिंग के अंदर, गेटी थिएटर के अंदर। तो बिना समाज के सहयोग के थिएटर नहीं चल सकता, न सिर्फ देखने में बल्कि उसको सुविधाएं प्रदान करने में भी। और वो समाज का सहयोग जो कि सरकार के थ्रू आएगा। समाज मतलब आज ऐसा तो नहीं कि मारवाड़ी समाज है चलो सब लोग चंदा दो, मारवाड़ी समाज भी अपने लिए एक भवन बनवा लेगा, महेश्वरी भवन, जहाँ आप आइए शादी कीजिए बेटियों की, लेकिन वो भी इसलिए नहीं बनाएगा कि आओ कोई भी थिएटर करो सस्ते में और चले जाओ। तो ये मेरी सरकार को करना चाहिए, जिस तरह से एक ज़माने में नेहरू जी की सरकार ने किया था। वैसे तो नेहरू जी के बारे में सब कुछ गलत है, आप देखते रहते होंगे, रोज़ ही पढ़ते रहते होंगे, लेकिन कम से कम एक काम तो उन्होंने सही किया था। मैं थिएटर वाले के तौर पर एक ही चीज़ जानता हूँ, बाकी पॉलिटिक्स तो मैं समझता नहीं हूँ। अच्छा, अब थोड़ी फिल्म फिक्र जो है हम सिनेमा की कर लेते हैं। जाहिर है अभी कोविड से पहले गालिबन एक साहिबा थी जो एंकर कर रही थी, वो बहुत खुशी का इजहार कर रही थी। देखिए ओटीटी ने जो कोविड के बाद ओटीटी ने सब कुछ सफा कर दिया, सब साफ कर दिया बिल्कुल। और अब देखो सिनेमा में लोग नहीं जाते हैं, 15-20 सीटें भरती हैं, वो बड़ी खुशी का इजहार भी कर रही थी। तो मुझे ये बताइए कि ओटीटी जाहिर है हमारे पास एक मीडियम है, बड़ा मीडियम है जिसकी हम बात लगातार कर रहे हैं। अब सिनेमा जो है उसका जो उसका तहफ़्फ़ुज़ है, उसकी जो उसे बचाने वाली बात जो है, क्या बचाना चाहिए? सिनेमा क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है समाज में? और अब तो 2-3 फिल्में ऐसी आ गई कि दोबारा चारपाई वगैरह लग गई थी सिनेमा घर के बाहर। तो इस पर भी मैं आप दोनों हजरात से, पहले अतुल जी फिर आपके पास, और फिर हम आपके सवाल जो हैं, आप लगातार बड़ी एक्साइटेड ओके सबको देख रहे हैं एंकर्स को, उस पे आएंगे। पहले तो ये कि सिनेमा जो है उसको उसकी क्या ज़रूरत रह गई है? सिनेमा की ज़रूरत है, और इसलिए है कि सिनेमा भी कहानी सुनाने का एक माध्यम है। कहानियां ही किसी भी समाज की बिल्डिंग ब्लॉक होती हैं। एक साहब थे, बड़े घुंघराले से उनके बाल थे, मुझे नाम नहीं याद क्या था उनका, पहले जर्मनी में रहते थे, बाद में अमेरिका चले गए थे। एक दिन उन्होंने एक कहानी सुनाई और बड़ी रहस्यमय कहानी थी। बोले क्या हुआ, एक चूहा निकला और बिल्ली रहती थी घर में, उसने चूहे को दौड़ाया और चूहा बहुत तेज़ भागने लगा, बिल्ली और तेज़ भागी, चूहा 100 किलोमीटर की रफ्तार पे भागने लगा, तो बिल्ली भी 100 किलोमीटर की रफ्तार पे भागने लगी। चूहा 1 लाख किलोमीटर की रफ्तार पे दौड़ने लगा, तो बिल्ली भी 1 लाख किलोमीटर की रफ्तार पे दौड़ने लगी। और करते करते चूहा जो था इतना डरा हुआ था कि वो 3,70,000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ने लगा।
कितना? 3,70,000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ने लगा। अब बिल्ली ने रफ्तार बढ़ाई, लेकिन बिल्ली अचानक अचंभित रह गई क्योंकि वो चूहा गायब हो गया था। उसकी आंखों के सामने वो चूहा एनर्जी में तब्दील हो गया था, अपने वेलोसिटी की वजह से, स्पीड की वजह से। और तब बिल्ली ने सोचा ये कैसे हो गया भाई, ये 3,70,000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चूहा एनर्जी में बदल गया। तो उसको पता चला कि ये तो लाइट की स्पीड है, और लाइट की स्पीड पे अगर कोई चीज़ चलती है तो वो मास नहीं रह जाता, एनर्जी बन जाती है। फिर उसने ये जो कहानी थी उसको एक छोटे से फॉर्मूले में लिखा जिसका नाम था E=mc²। ये कहानी सुनी होगी आप लोगों ने बचपन से, E=mc² की। आइंस्टीन नाम था जिन साइंटिस्ट ने इसको, एल्बर्ट आइंस्टीन ने, जिन्होंने ये कहानी हमको सुनाई थी। अब वो भले विज्ञान का फॉर्मूला है लेकिन है तो एक कहानी, वो भी जी। कहानियों से ही। सिर्फ इतिहास के क्लास में कहानी नहीं सुनाई जाती, केमिस्ट्री की क्लास में भी कहानी सुनाई जाती। क्या हुआ, एक बार जो थी, दो लड़के थे हाइड्रोजन फैमिली से, उन दोनों को एक लड़की से मोहब्बत हो गई जिसका नाम था ऑक्सीजन। एक ही लड़की पे दोनों मर मिटे, और दोनों जैसे मिले आर्चीज की तरह, जहाँ दो लड़के एक ही लड़की पे मर रहे हैं, या दो लड़कियाँ एक लड़के पे जो कुछ भी हो रहा है, अभी अभी फिल्म आई है वो, तो अचानक वो पानी में तब्दील हुए। ये भी तो एक कहानी है ना, H2O बन गया। तो ये कहानियाँ हैं। केमिस्ट्री की क्लास में भी कहानी है, फिजिक्स की क्लास में भी कहानी है, जियोलॉजी की क्लास में कहानी है, बायोलॉजी की क्लास में भी कहानी है। ये कहानियाँ हैं, कहानियों से ही कोई समाज बनता है, कहानियों से ही। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि कहानियाँ और थिएटर, इन दोनों का अंतर संबंध बहुत पुराना है। जब कोई साहित्य नहीं था, जब कोई भाषा नहीं थी इस संसार में, तब भी कहानियाँ थी और तब भी थिएटर था। उसी के जरिए तो हम बताते थे ना। जब हम 4 लोग जाते थे शिकार पे और शाम को 3 ही लौट के आते थे, और चौथे की बीवी रो रो के पूछती थी कि हमारा वाला कहाँ गया, तो जो कहानी हम सुनाते थे ना कि तो वो समझ जाती थी इस कहानी से कि मेरा पति शेर खा गया जी। और ये लोग खाली हाथ आज लौटे चले आ रहे हैं शिकार से। तब भाषा नहीं थी, तब कोई राजकमल प्रकाशन नहीं था, वाणी प्रकाशन नहीं था, कोई साहित्य नहीं था, कोई साहित्य अकेडमी नहीं थी, लेकिन कहानियाँ थीं। और उन्हीं कहानियों से फिर वो सोचते थे कि अब शेर को कल कैसे घेरा जाए, क्योंकि इसने तो गांव देख लिया है। फिर वो आपस में उसी थिएटर की भाषा में बात करके जाते थे और अगले दिन शेर को मार के लाते थे, और फिर उनकी जय जयकार होती थी। तो कहानी में अंत में वो मनुष्य जीतता भी था। कहानियाँ इसलिए भी किसी भी समाज के लिए ज़रूरी होती हैं कि मनुष्य पूरे इस पशु तंत्र में सबसे कमज़ोर पशु था। उसके सामने जो थे वो डायनासोर्स थे, उसके सामने शेर थे, उसके सामने 3-4 सींग वाले हाथी थे, और फलाना था ढिमकाना था, क्या क्या था। तो उसमें जब तक कहानियाँ ही थी जो मनुष्य को बांधती थीं, कहानियाँ ही बांधती थीं कि अगर इस शेर को तुमने मार लिया ना तो वो देवी खुश हो जाएंगी। देवी क्या थी, वो भी कहानी थी। आफ्टर ऑल वी हैव इन्वेंटेड गॉड। हम कितना भी अपने आप को सनातन सनातन कहते रहे, द थिंग इज वी हैव इन्वेंटेड गॉड। ऐसा तो नहीं कि जब मनुष्य आया यहाँ पे नंगा नंगा तो सामने भगवान खड़े थे कि आओ बेटा आओ तुम्हारा स्वागत है, तो ऐसा तो नहीं हुआ ना। हमने ही सोचा कुछ चीज़ों को जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते थे, वो बिजली हो, बारिश हो, बाढ़ हो, तूफान हो, जलजले हों, भूकंप हो, तो वहाँ पे हम मानते थे कि यार ये कोई बहुत बड़ी ताकत है, और वो बहुत बड़ी ताकत है तो ऐसा होगा वैसा होगा, लंबा होगा चौड़ा होगा। अब उसको खुश करने के लिए क्या किया जाए, तो उसको खुश करने के लिए एक एंटी ताकत बनाओ, एक देवता बना दो जो उससे जाके लड़ लेगा, और इस तरह आउटसोर्स कर दो अपनी चीज़ें उन भगवानों के नाम, देवताओं और दानवों के नाम। ऐसे ही तो हमने इन्वेंट किया था। वो भी तो कहानियाँ थीं, लेकिन वो कहानियाँ हमको जोड़ देती थी, क्योंकि जब हमने इनको कहानी सुनाई कि यार सुनो, एक देवता इंद्र वो बहुत अच्छा है बारिश के मामले में, सूखा पड़ रहा है, इंद्र की बात करो, तो इन्होंने इनको बताया, इन्होंने उनको बताया, और हमने इंद्र की पूजा कर दी इस देश में। इंद्र तो बहुत पहले के देवता है ना। इंद्र तो रामचंद्र जी, कृष्णचंद्र जी और बाकी सब लोगों के आने के बहुत पहले के देवता हैं इंद्र तो ना। इंद्र का जिक्र वेदों में है, जबकि रामकृष्ण का जिक्र किसी का वेदों में नहीं है। तो ये सब भी तो कहानियाँ थी जो हमको जोड़ती थी। आज भी ये कहानियाँ हमको जोड़ती। आज भी अगर कोई आदमी कहता है
एक कहानी हमको सुनाता है, और क्षमा कीजिएगा मैं बिल्कुल राजनीति जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने तो एक कहानी सुनी थी कि 15 लाख रुपए मिलने वाले, तो मैंने तो तुरंत बात मान ली थी उस आदमी की। तो इसलिए कहानियाँ आज भी बिकती हैं। तो कहानियाँ ही समाज को बनाती हैं, और फिल्म भी कहानी कहने का एक तरीका है, बेस्ट तरीका है ये मैं नहीं कह सकता हूँ। कल को और भी कल आएंगे हमसे बेहतर कहने वाले और तुमसे बेहतर सुनने वाले, तो कल को क्या आएगा किसको पता था कि फिल्म बनेगी। ये तो अभी 150 साल पुरानी चीज़ है ना फिल्म तो, सिर्फ, बल्कि और कम, 130-40 साल पुरानी चीज़ है फिल्म तो। किसको पता था कि ऐसा भी एक रूप आएगा, और वो रूप रहेगा, और उससे भी बढ़िया रूप आएगा। आज जब आप ग्लोब थिएटर में देखने जाते हैं, जो कि पूरे एक गोल थिएटर होते हैं, तो एक आप उसके अंदर पहुंच जाते हैं, तब आप कहानी से दूर नहीं रहते हैं, आप उसी कहानी के अंदर जीने लगते हैं। तो इस तरह से कहानी कहने का कल क्या तरीका आएगा कहना तो मुश्किल है, लेकिन आज सिनेमा, और ख़ास करके एक डार्क जगह पे, दूसरी जगह पे आके, क्योंकि घर के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है कि जब आप बैठ के सिनेमा देखते हैं तो अक्सर घंटी बजती है, कुत्ता भौंकता है, बेल आती है दरवाजे पे, बाई पूछती है कि बीवी जी इतना बता दीजिए बनेगा क्या, भिंडी की करेला, ये सारी बहुत सारे उसमें व्यवधान आते रहते हैं छोटे छोटे। बेगम चीखती हैं, जबकि हाँ, बेगम भी कभी कभी चीखती हैं, कभी कभी हस्बैंड ज़्यादा चीखते हैं। बाय द वे बेगमें कम चीखती हैं, हस्बैंड ज़्यादा चीखती हैं कि तुम यही देखने में, तुम्हारा रोज़ सीरियल ही देखने में लगा रहता है आधा घंटा। तो ये मैंने ज़्यादा सुना है डायलॉग, दूसरा वाला कम सुना मैंने। खैर शायद ये भी है कि मैं लकी आदमी हूँ, बेगम नहीं है मेरी ज़िंदगी में, इसलिए तो ये भी कहानी सुनाने का एक तरीका है जो कि रहेगा। और बड़े जगह जाके, अंधेरी जगह जा कर के एक साथ देख करके उसी में एब्जॉर्ब रहना अपने आप, जहाँ पैसा देके गए हैं, वो अपने आप में एक बड़ा अच्छा चीज़ है। ये भी अच्छी चीज़ है, छोटी भी, मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, लेकिन और ख़ास करके एक बदलाव सिनेमा को करना पड़ेगा कि बड़े पर्दे पे थोड़ी सी बड़ी कहानियाँ सुनानी पड़ेंगी, क्योंकि छोटी कहानियाँ जो हैं वो आप टेलीविज़न पे भी देख सकते हैं, अपने घर पे बैठ के अपने फ़ोन पे भी देख सकते हैं, जिसमें कि सिर्फ कुछ हो रहा है और जिसमें देखने का कम। एक प्रॉब्लम ये भी इंडियन सिनेमा की कि इंडियन सिनेमा बकबक बहुत करता है। इट्स टोटली डायलॉग बेस्ड, जो कि थिएटर का काम है। डायलॉग बेस्ड तो थिएटर होता है, सिनेमा शुड बी विजुअल बेस्ड। जैसे जो प्रिंटेड नॉवेल या कहानी होती है, इट्स मेंटल बेस्ड। उसमें कहा जाता है अनस ने सिगरेट सुलगाई और फिर धुआं उड़ाते हुए थिएटर की लाइटों की तरफ देखने लगा। धुआं भी लाइटों में एक अजीब सी, तो वो सब आप मेंटल तस्वीर बना रहे हैं। सिनेमा का काम है कि इस तस्वीर को दिखा दे। थिएटर क्योंकि इतना महीन नहीं दिखा सकता, तो वो कुछ बोल के उसको करना पड़ेगा। हो सकता है कि अनस आएँ, सिगरेट जलाएं, धुआं फेंकें और फिर कहें कि ये कैसा धुआं उड़ता दिखाई देता है, बिल्कुल जैसे मेरी ज़िंदगी धुआं धुआं हो गई है, जो कुछ भी हो गया वगैरह, वहाँ कहना पड़ेगा आपको। तो वो डायलॉग बेस्ड, विजुअल बेस्ड और माइंड बेस्ड, ये जो 3 तरीके हैं। तो हमारा सिनेमा जब तक डायलॉग बेस्ड रहेगा तब तक वो कहीं भी देख लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, क्योंकि सुनना है। ये चीज़ें हमको ध्यान। मैं सर आप पर आना चाहता हूँ। ज़ाहिर सिनेमा पर बहुत अच्छी बात की आप। आज का जो सिनेमा है, जो डर गया था कुछ दिनों पहले, अब उसकी कहीं ना कहीं वापसी भी नज़र आती है। इस तरह की भी स्टेटमेंट आए तो आप कहाँ देखते हैं? फिर हम सवाल पे आके इसको, सेशन को जी। मुझे अतुल भाई ने प्रकाश की गति से दौड़ा दिया था और फिर मैं गायब हो गया था। इस गति में बिल्ली कहाँ है? बिल्ली एक हद तक दौड़ी और चूहा गायब हो गया। मन करता है इनको सुनते ही रहें, क्योंकि ये न केवल लेखक हैं बल्कि बड़े अच्छे शिक्षक भी हैं, सिनेमा के शिक्षक हैं, थिएटर के शिक्षक हैं। तो मैं आपको पहले तो धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने बढ़िया शब्दों में सिनेमा, थिएटर, ओटीटी, भविष्य का सिनेमा, वर्तमान की दिक्कतें, सब पे प्रकाश डाला। अब अनस मियाँ को दिक्कत ये है कि क्या होगा। तो मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी कल्पना, कोई भी कहानी जड़मूल विहीन नहीं होती है। जड़ होती है उसकी। कल्पनाएं भी बिना किसी स्रोत के, बिना किसी यथार्थ के, बिना किसी सच्चाई के ऊपर नहीं जाती हैं। कल्पना का सिलेंडर एक घूमता है, उसमें कई सारे अर्ध चक्र होते हैं, फिर चक्र को चक्र काटते हैं, अनंत तक कल्पना जा सकती है।
तो कल्पना कहाँ तक जाएगी, कहानी कहाँ तक जाएगी, इसके लिए कोई विराम चिन्ह अभी तक बना नहीं है। और साधन भी इतने आ गए हैं। अब दूसरी बात यह है कि आदमी सुबह उठता है, चाय पीता है, नाश्ता करता है, काम पे जाता है, सोता है दिन में, शाम को चाहता है कि टहलना है, कहीं टहलने जाता है तो मॉल में जाता है, जानता है कि वहाँ चाट पकौड़ी का एक ठेला है, वहाँ ये है, यहाँ ये है, कपड़े हैं, जूते हैं। तो और क्या चाहिए इसको, और क्या चाहिए? और चाहिए इसको एंटरटेनमेंट, मस्तिष्क का भोजन चाहिए। जी। वो फूड कॉर्नर पर उसको अपने दिमाग के लिए भी कुछ चाहिए। तो अब उस फूड कॉर्नर पे, चाट के ठेले पे तो 5-6 लोग ही गोलगप्पे खाएंगे। बहुत ज़्यादा तो एक साथ खिलाए नहीं जा सकते, क्योंकि अलग अलग टेस्ट के फूड वहाँ पे हैं, तो अलग अलग टेस्ट की फिल्में लगी हुई हैं। तो अब क्या हुआ है कि मॉल में ही, मेरे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ एक छोटी सी मॉल है, उसमें 11 थिएटर हैं मियाँ। जी। अब वो 11 थिएटर का फलक कितना होगा, जितना आपके घर में है, लेकिन घर में चूंकि घंटी बजती रहती है, हम इत्मीनान से देख नहीं सकते। उतने बड़े पर्दे पर भी संतुष्ट हैं, क्योंकि हम बड़े पर्दे पर देख रहे हैं, एक फील है। थिएटर हॉल, सिनेमा हॉल एक संस्कृति है जो चली आ रही है जब से कि सिनेमा आया है। वो संस्कृति हम नष्ट नहीं होने देंगे। हम बैठेंगे कुर्सी पे, 54 क्लास में बैठेंगे कि 58 क्लास में बैठेंगे, या कहाँ बैठेंगे, सोफे पे बैठेंगे, लेट के देखेंगे, सारी सुविधाएं जुटा लेंगे। तो अनस आप निश्चिंत हो जाइए, ये थिएटर कभी समाप्त नहीं होगा, ये हॉल कभी समाप्त नहीं होंगे। छोटे होंगे, बड़े होंगे, पैसे वाले होंगे, कम पैसे वाले होंगे, ज़्यादा पैसे वाले होंगे, लेकिन हॉल। दूसरी बात यह कि कहानी कभी समाप्त नहीं होंगी। कहानी का छोटा सा सूत्र है, मेरे पिताजी की एक कविता थी, एक था एक थी, थाने थी से मोहब्बत की। अफसाना हो गया। एक था एक थी, थाने थी से मोहब्बत की, अफसाना हो गया, दुश्मन सारा जमाना हो गया। फिर अंत में कविता लंबी है उनकी, उसमें ये होता है कि था और थी को मिलने न दे जमाना, तो दोनों मर गए। अब मर गए साहब, इस उनकी कहानी पे एक फिल्म प्रोड्यूसर ने फिल्म बना दी। अब उसको तो देखने के लिए बेतहाशा लोग आने लगे, फिल्म के गाने गली गली में गाने लगे। और एक दिन आया ऐसा कि खूब सारा पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा। लेकिन वो तो मर गया था, मर गया, थी के वियोग में मर गया। एक लंबी कहानी एक झटके में पूरी कर गया जी। मैं अपने शब्द गढ़ रहा हूँ पिताजी के उसमें। लेकिन फिल्म को मिला पुरस्कार, नाटक को सम्मान, और सच्चाई को, हकीकत को मार, जमाने की मार। ए युग तुझे 100 नमस्कार। क्या बात, जोरदार ताली प्लीज। तो यथार्थ जो पिट रहा है, उसके समर्थन में जो खड़ा हुआ सिनेमा है, वो आगे जाएगा। और जो हमें सिर्फ सपने बेचता है, जो सिर्फ हमारी ऐन्द्रिक चेतनाओं को संतुष्ट करता है, जो हमें गति के नियम तोड़ने वाली गति के चपाटे मारता है, या आग जलाता है, या धमाके करता है, या बम करता है, या विध्वंस करता है। एक बात जो मैंने कल बताई थी, वो मेरे मन से निकल नहीं रही है कि वैल्यूज़ बची रहनी चाहिए। अब जो विश्व स्तर पर युद्ध हो रहे हैं, अनस जदी ने, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने अनुवाद किया। 3 लाइन की कविता है सर, लेकिन हिला देगी और हमें सोचने के लिए मजबूर करेगी कि मेरे दोस्तों से दोस्ती की बू नहीं आती, मेरे दोस्तों से दोस्तों की बू नहीं आती, उनसे अस्पतालों की बू आती है। अस्पतालों से अस्पतालों की बू नहीं आती, उनसे कब्रिस्तानों की बू आती है। और मेरे कब्रिस्तानों से कब्रिस्तानों की बू नहीं आती, उनसे मेरे दोस्तों की बू आती है। तो इस चक्र में जिसमें हम संघर्षरत हैं, उसमें दोस्ती जो एक भाव है, वो भाव जो हमारे आंसू निकालता है, जो हमें स्पर्श से शांत करता है, जो हमें कंपित कर देता है, जो हमें हमारे चेहरे पर विवर्ण ला देता है युद्ध के आतंक के बाद, जो हमारा स्वर भंग कर देता है, जो हम थरथरा जाते हैं, जो हमारा पसीना निकाल देता है, हम इतने घबरा जाते हैं, जो हमें मूर्छित कर देता है, जो हमें प्रलय तक ले आता है। तो हमारे जो सात्विक अनुभव हैं, भावों के बाद पैदा होने वाले, अनुसरण करने वाले भाव हैं, वो जब तक जीवित रहेंगे, तब तक AI कुछ नहीं कर सकती। जब तक दिल धड़कता रहेगा, तब तक थिएटर रहेगा, तब तक सिनेमा रहेगा, तब तक हम और आप रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया
अतुल तिवारी साहब और हमारे अशोक चक्रधर साहब, मैं जाहिर है कि मैं ये नहीं चाहता कि आप में से कोई सवाल करे और सर को ये कहना पड़े कि अश्लील है ये लौंडा। तो आज में वक्त हो गया है और आपके सवालात के जवाब फिर किसी दिन सेशन रखा जाएगा, मुलाकात की जाएगी। तो मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि, और मुझे लगता है कि अब हम सब जो हैं कहीं ना कहीं थिएटर बनाने या OTT बनाने लायक हो चुके हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मैं पंडित अशोक सर से इल्तिजा करता हूँ कि अतुल तिवारी सर को ये प्लीज़, बस फ्रेमिंग देख लीजिएगा अपनी, है ना, ये भी बड़ी ज़रूरी होती है, लाइट्स की तस्वीरें लेने वाले लोग।